नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप यूपीएससी हिंदी पर नए विद्यार्थी हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो यूपीएससी हिंदी को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको अगर ये जानकारी नहीं है कि एनसीईआरटी के कई सारे बैचेस आए हुए हैं जो 2022, 23 और 24 के लिए हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना हो तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन दी गई है, या फिर आप यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी ऑफिशियल पे आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, उसका अभी तक हमने 27-28 प्लस लेक्चर्स लिए हैं, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स कराने का भी मैंने आपसे वायदा किया था, जो कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर को कवर करेगा। तो 2022 से लेकर 2013 तक का जो पेपर होगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन वो समय के साथ आते हुए आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये इस जो एक कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें ये लास्ट लेक्चर है। अगर आप हमारा लेक्चर देखते हैं और आप कंप्लीट देखने के बाद आपको ये लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और बता देनी चाहिए सर को, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसके द्वारा जैसे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आपकी और क्या क्या डिमांड है इससे रिलेटेड, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड। वो चीज़ें 2-3 लेक्चर में सम अप करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि ये टॉपिक आपने पहले पढ़ रखा है, लेकिन एक आईएसएफआर की रिपोर्ट भी बतानी थी और उसके साथ साथ बायोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया भी बताना था। तो बायोजियोग्राफिकल रीजन या जो भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बड़े एग्जामिनेशन में लाइक यूपीएससी और यूपीपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। यूपीपीसीएस में अक्सर जो वन स्थिति रिपोर्ट आती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी छोटे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनवायरनमेंट का पोर्शन आता है, तो आप ये अनुभव करेंगे कि मेरे पढ़ाए हुए में से, अभी कल मैं जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें से मैं पेपर्स देख रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे पढ़ाए में से 5 से 6 क्वेश्चन आया हुआ है टोटल, तो दोनों पेपर मिला करके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब्जेक्ट सप्लीमेंट का काम करता है, क्योंकि सब्जेक्ट को कवर करना इजी है। अभी इसके 30 प्लस लेक्चर यूपीएससी हिंदी के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो अगर आप वो पढ़ लेते हैं, उसके अलावा मैंने साइंस की, जनरल साइंस की क्लासेस ली हुई हैं, आप उसकी 32-35 क्लासेस हैं, उसको देख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कल के पेपर के आप 12 क्वेश्चन ईजिली, मतलब 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हर पेपर में, मतलब पहले पेपर में भी 10 क्वेश्चन और दूसरे पेपर में भी 10 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर आप किसी अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक अगर आप एसएससी से रिलेटेड सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जनरल साइंस का एक पूरा पोर्शन होता है। और मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने पोर्शंस पढ़ाए हैं, चाहे साइंस के या फिर इन्वायरमेंट के, वो आपकी बेसिक्स क्लियर करने के बहुत ज़्यादा प्रभावी भी हैं और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी पहुँचाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। उसके पहले हम देखते हैं थोड़ी सी कहानी, थोड़ा सा प्रीफेस जिसको बोलते हैं, प्रस्तावना। तो समझते हैं कि जैव भौगोलिक क्षेत्र क्यों पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो चीज़ें हमें इससे रिलेटेड देखनी है। देखिए, बात शुरू होती है जलवायु और स्थल आकृति में भिन्नता के कारण, ठीक है। अगर उस तरह से देखा जाए तो भारत एक बायोडाइवर्स कंट्री है। बायोडाइवर्स कंट्री का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर विविध विविध प्रकार की प्रजातियाँ जीव जंतुओं की भी, उसके साथ साथ जो आपकी वृक्षों या फिर वनों इत्यादि पाई जाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए शीर्ष 10 जलवायु विविधता वाले देशों को, तो भारत उसमें भी शामिल है। 17 मेगा डाइवर्सिटी की बात किया जाए तो उसमें भी भारत शामिल होगा। अगर IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार देखा जाए, तो जो टोटल एरिया है वर्ल्ड का, अगर उसको 100 माना जाए, तो इंडिया का जो स्थल एरिया आता है वो आता है 2.4%, ठीक है। वो आता है 2.4%। लेकिन इस 2.4% पर 7% से ऊपर एनिमल पॉपुलेशन, यानी कि जंतु प्रजातियां निवास करती पाई जाती हैं। अगर भारत के टोटल एरिया की बात करें तो 32.87 वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, यानी कि
8-7 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अब 2019 में जो ISFR की रिपोर्ट आई थी उसमें था कि जो टोटल वनाच्छादित एरिया है भारत में वो है 21.67%, यानी कि 100% में से 21.67% आपका आच्छादित एरिया है, वनाच्छादित एरिया, वनाच्छादित क्षेत्र, ठीक है। और वर्तमान में जो 2022 वाली रिपोर्ट है उसमें है कि 21.71% एरिया वनाच्छादित है। तो कुल मिला के 721 स्क्वायर किलोमीटर की इंक्रीमेंट जो है वो देखी जा रही है। अब होता कैसे है, जो ISFR की रिपोर्ट आती है, क्या पेड़ गिने जाते हैं, कैसे एरिया निकाला जाता है, तो उसके लिए करते क्या है, हम लोग एरियल व्यू लेते हैं, यानी कि सैटेलाइट व्यू ऊपर से लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ये क्षेत्र है, यहाँ पर वन है, यहाँ वन है, ठीक है, और थोड़े थोड़े वन यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग सैटेलाइट व्यू लेंगे। सैटेलाइट में कैनोपी लेते हैं। कैनोपी मतलब जितनी ये छाया है इसकी, ठीक है ना, मैं दूसरे पेन से बना दे रहा हूँ। मान लीजिए इतनी छाया है तो इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, तो दे देंगे कि 18% जो है इसका, ठीक है, टोटल का 18% यहाँ पर वनाच्छादित है। तो इसी प्रकार से इसका लेते हैं, 721 किलोमीटर का इंक्रीमेंट देखा जाता है। अगर हम लोग एरियल वाइज बात कर लें कि सबसे बड़ा एरिया क्या है, वनाच्छादित क्षेत्र कौन सा है, सबसे ज़्यादा वन आपके पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा वन यहाँ पड़ता है। और अगर परसेंटेज देखा जाए कि क्षेत्र छोटा है परंतु परसेंटेज ज़्यादा है, तो सबसे अधिक वन आते हैं आपके मिजोरम में, देन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, देन मणिपुर, देन नागालैंड, ठीक है। तो ये 2 क्रम है, इसे आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आप ISFR सर्च करके किसी भी इंटरनेट की साइट से पढ़ सकते हैं। अगर इसमें कुछ डेटा आपको लगता है कि और चाहिए तो आप देख सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी हमेशा से एक आदत ये रही कि जैसे सपोज करिए कि मैं कुछ पढ़ के आया, ठीक है, मैंने किसी टीचर से पढ़ा या कोचिंग में पढ़ा या सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी में बेसिकली कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। देखिए कुछ टिप्स भी दे देता हूँ, हालांकि मैं जल्दी टिप्स देता नहीं हूँ लेकिन दे देता हूँ। सेल्फ स्टडी में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, ठीक है। सेल्फ स्टडी में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, यानी कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपने सेल्फ स्टडी कर रखी है और आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। आपने इंटरनेट यूज़ किया, क्रॉस वेरीफाई करो। बेसिकली इंटरनेट लोग बहुत सारे ऐप्स आते हैं, मुझे उतना पता नहीं है, बट मौज ऐप आता है एक, जो प्रतिबंधित कर दिया गया था, कौन सा ऐप था, जो टिकटॉक आता है, ठीक है, और टकाटक, पता नहीं क्या क्या आता है, 20-30 ऐप आते हैं। उनको देख करके, इवन शॉर्ट्स देख करके आप अपने टेम्पर को लूज करना स्टार्ट करते हैं, यानी आप फ्रिक्वेंटली वो चरस खोजते हैं। चरस मैंने रॉन्ग वर्ड बोला है, बट एक केमिकल होता है डोपामाइन। तो जो काम आपको करना अच्छा लगने लगता है, ब्रेन उस काम को लेकर के डोपामाइन रिलीज करता है। लाइक आपको अगर लड्डू खाना बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है कि आपको लड्डू खाना या मिठाई खाना, तो जब आप मिठाई खाओगे तो उस सुखद अनुभूति के समय डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे आपको वो सुखद अनुभूति होती है, ठीक है। तो ये डोपामाइन हम क्या करते हैं कि किसी भी छोटी चीज़ों से वो सुख लेने लगते हैं, कि आप 30 सेकंड कोई चीज़ देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, उससे सुख ले रहे हो, फिर दूसरा खोज रहे हो, फिर दूसरा खोज रहे हो। तो ये जो 30 सेकंड 15 सेकंड के शॉर्ट्स हैं, ये आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं अनस्टेबल करते हैं। और जब आपका कंसंट्रेशन हिला हुआ होगा तो आप उतना अच्छा कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी टॉपर हो गया, कोई भी, इवन हमारे अपने UPSC हिंदी परिवार के टॉपर्स को ले लिया जाए और ओनर को ले लिया जाए, ठीक है, या फिर बाहर के टॉपर्स को ले लिए जाए, किसी भी टॉपर को आप ले लोगे तो आप देखोगे कि फ़ोन का यूसेज जितना करना है उतना करना है, बट पढ़ने के टाइम नो यूसेज ऑफ फ़ोन। फ़ोन को खुद से दूर रखिए, ठीक है, आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करिए। लाइक गौरव सर क्या करते थे, जब मान लीजिए कि वो अपनी 3 आवर्स की लगातार मैराथन आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसका एक उन्होंने स्पीड अप वीडियो जो है क्रिएट किया आपको दिखाने के लिए, या फिर खुद का मूल्यांकन करने के लिए। तो वो उसका एक कंस्ट्रक्टिव यूज़ है, एक सदुपयोग है फ़ोन का। सेल फोन का जो आविष्कार हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि आप किसी का फ़ोन कॉल मत लो, आप उस पर बहुत सारी चीज़ें देखने में व्यस्त रखो खुद को, इसलिए नहीं हुआ। वो इसलिए हुआ था कि आप कितना भी दूर हो, आपका हालचाल आपके परिवार के लोग ले सकें। बट अभी उसका जो है पूरी तरह से दुरुपयोग चल रहा है। तो मैं बता रहा था टिप्स में सेल्फ स्टडी करिए, यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होता है। दूसरा,
अगर किसी भी गुरु जी ने कुछ भी पढ़ाया, लाइक मैं ही कुछ पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आप अगर उन चीज़ों को नोट कर रहे हो, अगर सुन रहे हो तो इतना ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं कर सकते, बट अगर आप उन चीज़ों को नोट कर रहे हो और एक ऐसा समय आता है जब उसको आप एक बार दो बार रिवाइज करोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपको अपने परिवेश में होती हुई भी दिखने लगती हैं। जैसे आज मैंने आपको आईएसएफआर का कुछ डेटा दिया, तो आपको कल ही अगर कहीं वो डेटा कहीं और मिलता है तो आपको समझ में आएगा अच्छा 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 सर ने भी बताया था, ठीक है। तो चीज़ें टैली होना स्टार्ट होती हैं। तो कोशिश ये करिए कि अगर कोई चीज़ मेरी पढ़ी हुई या सुन के आप रिलैक्स कर रहे हो तो रिलैक्स के मूड में क्रॉस वेरिफिकेशन करते रहो। लाइक मैंने कोई डेटा दिया कि 21.67 सपोज करिए, ठीक, और वो डेटा वर्तमान में 19.98 है। गलती से मैंने उसे अपडेट नहीं कर पाया हूँ, मान लीजिए मेरी गलती है, मैंने कोई ओल्ड रेफरेंस लिया और वहाँ से मैं अपडेट नहीं कर पाया किसी भी कारण से, ठीक है, तो ये आपका दायित्व है, रादर देन कि आप मुझे कोसें कि वो गलत बता देते हैं, उनका डेटा गलत है। ये टीचर केवल आपको सुमार्ग दिखाता है, ठीक है, जो सबसे सुंदर, जो सबसे अच्छा मार्ग होगा मैं वो दिखाने का काम कर सकता हूँ, वहां पर साथ में ले जाने का काम मैं नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ अवेयर रहने की भी जरूरत है। जो आजकल के स्टूडेंट में, जो युवा पीढ़ी है ना, उसमें सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। कैरी मिनाटी या अमित बढाना या जितने भी यूट्यूबर हैं, उनका नाम आप सबको पता है, कौन सी नई वीडियो आई, कौन सा नया सॉन्ग रिलीज हुआ, कौन सा आइटम सॉन्ग आ रहा है, किस किस मूवी में क्या ट्रेलर है, किसको आईएमडी पे कितनी रैंकिंग मिली। ये सारी चीज़ें तो अपडेटेड है आजकल के बच्चे, ठीक है। कोई कोई नया गेम आया, इसमें सब में अपडेटेड है, ठीक है। हाँ, आजकल एक और एक फोबिया चल रहा है, फोबिया नहीं, एक और मैनिया चल रहा है। मैनिया क्या है कि अक्टूबर सेल आने वाली है, ठीक है, नवंबर सेल आने वाली है, फरवरी सेल आने वाली है, 30% मिल रहा है, डेनिजन का जैकेट मिल रहा है, डेनिम मिल रहा है, लिवाइस मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ अपनी जगह है, इसको एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए, लेकिन जो मैं आपसे बोल रहा हूँ क्रॉस वेरिफिकेशन उन चीज़ों का कीजिए जो आपके आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करिएगा। मैंग्रोव जो है 17 किलोमीटर बढ़ चुका है इंडिया में, कथा कहानी बंद हो गई। तो मैंग्रोव का जो एरिया है वो 17 किलोमीटर लगभग पहले से बढ़ चुका है, टोटल हो चुका है 4992 किलोमीटर। फिर आगे बात करें तो ज्योग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया, मतलब भारत को जो है कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, ठीक ना, भारत के भौगोलिक क्षेत्र जो है। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या हिमालय पार, ठीक है। तो ये जो पहला पोर्शन है यहाँ पर दिख रहा है ट्रांस हिमालय, हिमालय पार। दूसरा हिमालयन रीजन, तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर इधर भी जा रहा है, ठीक है, हिमालयन रीजन है। अब ट्रांस हिमालय में भी 3 श्रेणियाँ आती हैं, अभी मैं बताऊंगा आगे चल के। डेजर्ट में आता है आपका, ये डेजर्ट है, मरुस्थलीय एरिया है। सेमी एरिड, ये जो रंगीन सा क्षेत्र मैंने यहाँ रंगा हुआ है, ये है सेमी एरिड एरिया। फिर आते हैं वेस्टर्न घाट, तो ये सारा कुछ वेस्टर्न घाट में आता है, आपको पता है। फिर आते हैं डेक्कन प्लेटू, तो ये सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो डेक्कन प्लेटू है। 7वां है आपका गंगेटिक, GATIC, गंगेटिक प्लेन, तो ये आपका 7वां गंगेटिक प्लेन है, ठीक है, ठीक है। तो ये गंगेटिक प्लेन है। फिर आता है कोस्ट लाइन एरिया, तो कोस्टल का एरिया है 8वां। देखिए इधर ये सब जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये कोस्ट लाइन एरिया है, कोस्टल का एरिया है, ठीक है। कोस्ट लाइन एरिया के बाद आता है नॉर्थ ईस्ट एरिया, तो ये सब कुछ जो आता है नॉर्थ ईस्ट एरिया का ही पार्ट है, 9वां नॉर्थ ईस्ट एरिया का है। फिर आपका आता है आइलैंड्स, तो ये सब जो है आइलैंड्स में आएगा आपका, ठीक है। तो ये 10 जियोग्राफिकल जोन में इंडिया को बांटा जाता है। आप मैप रेफर कर सकते हैं पॉज करके। अब एक एक चीज़ के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, क्या भौगोलिक विशेषताएं हैं, कितना % एरिया कवर करता है वो टोटल हिंदुस्तान का। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी प्रजातियां, चाहे जानवरों की हो गई या फिर पेड़ पौधों की हो गई, जो वहाँ पर पाई जाती हैं और फेमस हैं, उनके विषय में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कराकोरम, लद्दाख और जस्कर, जिसको मैं कॉलेज पढ़ता था, KLZ। तो ये 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। उसके अतिरिक्त तिब्बत, हिमालय और उत्तराखंड के आसपास वाला एरिया, नहीं सॉरी, कराकोरम, लद्दाख, जस्कर और तिब्बत, हिमालय जो है पाया जाता है, ठीक है। ये टोटल जो भी एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया जो है, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र है, उसका 5.7% के आसपास कवर करता है। यही क्षेत्र में आपके शीत मरुस्थल, जो कि लद्दाख का क्षेत्र है,
लद्दाख का क्षेत्र है वो शीत मरुस्थल के लिए फेमस है। शीत मरुस्थल होता है, उसके साथ साथ ये शुष्क तथा उष्ण, ठीक है, शुष्क और उष्ण एरिया है, यानी कि गर्म रहता है और उसके साथ साथ बहुत ड्राई रहता है। अल्पाइन वनस्पतियां यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं। अल्पाइन वनस्पतियों में आपका काई, लाइकेन, इस तरह की चीज़ें। और जो पशु पाए जाते हैं, जो एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, वो हैं आपके आइवेक्स, हिम तेंदुआ, काली गर्दन वाली सारस, मरमोट इत्यादि। एक बार पॉज करके देख लीजिएगा कि क्या क्या पाए जाते हैं। जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं बिल्कुल वो करेक्ट है, उसको आपको क्रॉस चेक नहीं करना है। आगे चलते हैं। दूसरा, हिमालयन। हिमालयन रेंज जो है वो आपका 7.2% कवर करती है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, यानी कि भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.2% क्षेत्रफल जो है वो हिमालयन या हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दो तरह का होता है, एक होता है कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक ये फैला हुआ है, ठीक है। मैं जब आपको फोटो दिखा रहा था तो मैंने बताया कि ये कश्मीर में पाया जाने वाला एरिया है और ये अरुणाचल में पाया जाने वाला एरिया है, ठीक है। उसके बाद इसे डिवाइड करते हैं पश्चिम हिमालय और पूर्वी हिमालय में, ठीक है। तो पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश के साइड का एरिया आता है और पश्चिमी हिमालय में आपका कश्मीर वाला एरिया आता है। फिर यहाँ पर जो वनस्पतियाँ होती हैं, वनस्पतियों में आपका आता है चीड़, सागौन, देवदार, रोडोडेड्रॉन, अमलतास, आर्किड, बर्च, स्प्रूस, इस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। और कश्मीर में मर्ग पाया जाता है जो कि आपका ग्रासलैंड होता है, यानी कि घास स्थल होते हैं। और गुलमर्ग, सोनमर्ग इत्यादि कश्मीर में मर्ग के नाम से, और उत्तराखंड में बुग्याल नाम की घास पाई जाती है, ठीक है। अगर बात की जाए जानवरों की तो यहाँ पर रेड पांडा, हिमालयन ताहर, नामदफा स्क्वेरल, नामदफा स्क्वेरल मतलब गिलहरी, ठीक है, ये आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय में पाए जाते हैं। इंडियन डेजर्ट जो है वो 6.6% एरिया या क्षेत्रफल कवर करता है टोटल भौगोलिक जो भी एरिया है उसका, जहाँ थार और कक्ष मरुस्थल है। कीटों की प्रजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो इंडियन डेजर्ट है उसमें कीटों की प्रजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। प्रेसिपिटेशन की अपेक्षा वेपराइजेशन अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर बारिश कम होती है। दूसरा ये है कि चूंकि जो थार का पोर्शन आता है वहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं है। अगर कोई भी रुकावट होती तो जो मानसून जाता है, यानी कि जो बादल पानी को लेकर के जाते हैं, वो अगर कहीं रुकावट लाइक लंबे पेड़ होते या फिर कोई ऐसी हिल होती तो वहाँ पर बारिश कर सकते थे, परंतु ऐसा कुछ भी ना होने के कारण मानसून जो है वहाँ से होकर के आगे बढ़ जाता है। बबूल, नागफनी, खैर, नुकीली घास पाई जाती है, क्योंकि जो इस तरह के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो पत्तियाँ होती हैं वो नुकीली हो जाती हैं या फिर जल संचय करने के लिए मोटी हो जाती हैं, जैसे नागफनी, कैक्टस इत्यादि, ठीक है। और पत्तियाँ ही जो है फिर कांटों का रूप ले लेती हैं, जैसे बबूल इत्यादि चीज़ें। एक चीज़ और बता देना चाहूँ, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। यहाँ पर जो एनिमल पाए जाते हैं उसमें कराकाल, ब्लैक बक, नील गाय, जंगली गधे। तो जंगली गधे का एक जो है यहाँ पर आपका नेशनल पार्क भी है, ठीक है, कच्छ के रन में ये पाए जाते हैं और ये यहीं पर पाए जाते हैं, यहाँ के एंडेमिक है। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा कह दीजिए कि उस वेदर में वहाँ के जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर रहने के लिए बहुत उपयुक्त है, ठीक है, जंगली गधे। फिर आता है आपका सेमी एरिड एरिया। सेमी एरिड एरिया जो होता है थार के मरुस्थल से नीचे के क्षेत्र में होता है। ये 16% एरिया भारत में पाया जाता है सेमी एरिड, और एशियाटिक लायन गुजरात के इन्हीं एरियाज़ में पाए जाते हैं जो सेमी एरिड एरिया है आपका, यानी कि अर्ध शुष्क क्षेत्र। फिर उसका आता है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में 5.8% का जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। इंडियन हॉट स्पॉट है इस क्षेत्र में, यानी कि तप्त स्थल जिसको बोलते हैं। तप्त स्थल, हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट वो एरिया होता है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, परंतु मानवीय गतिविधियों के नाते या मानवीय हस्तक्षेप के नाते वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है अब धीरे धीरे कम हो रही है, अपेक्षितया ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही है, ठीक है। तो वो हॉटस्पॉट एरिया कहलाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला इसका एरिया होता है। इसमें नीलगिरी का लंगूर, मकाक, मंकी, मालाबार में पाए जाने वाले हॉर्नबिल, गोल्डन लंगूर इत्यादि यहाँ पर पाया जाता है।
ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। आबनूस, फर्न, जड़ी बूटी, बेल, आर्किड, चंदन, अंगूर, बेल, ये सब के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आता है डेक्कन पेनिनसुला, जो कि सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट का एरिया है, जहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश भी पड़ता है। फिर ईस्टर्न घाट है, 42% का टोटल एरिया ये भारत में कवर करता है। सागौन, साल, महुआ, शीशम, सुपारी, फर्न इत्यादि डेसिडुअस प्लांट होते हैं। पतझड़ वाले वन होते हैं। बाघ, भालू, जंगली सुअर, सांवर, चीतल, हाथी, बारहसिंगा इत्यादि पाए जाते हैं। गंगटिक प्लेन हमको सबको पता है, इसी क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। जितने भी ट्रीज़ हैं हमको पता है। 11% ये फैला हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पर गंगा का। मैंग्रोव पाए जाते हैं। उसके अलावा जो भी पेड़ पौधे और जीव जंतु यहाँ पर देखे जाते हैं हमारे द्वारा, ये सब यहीं एरिया में पाए जाते हैं। फिर आता है कोस्टलाइन भारत का 75-17 किलोमीटर लंबा है, जिसमें गुजरात का कोस्टलाइन मेन लैंड पे सबसे लंबा है। और अगर बात की जाए टोटल कोस्टलाइन एरिया में सबसे लंबा एरिया तो अंडमान एंड निकोबार का पड़ता है, क्योंकि आपको पता है अंडमान निकोबार ऐसे द्वीप समूह पूरा फैला हुआ है, तो इसके चारों ओर घूमते घूमते बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि अगर मेन लैंड की बात की जाए, मुख्य भूमि की बात की जाए, मेन लैंड की बात की जाए, तो गुजरात का सबसे लंबा है, जबकि अंडमान एंड निकोबार का उसके बाद है। डॉल्फिन, ड्यूगोंग याद रखिएगा 2017 में आया था, 17 के यूपीएससी में आया था। ड्यूगोंग को बोलते हैं समुद्री गाय, 17 या 15 में आया था आई थिंक, तो यूपीएससी में आया हुआ था कि ड्यूगोंग को बोलते हैं समुद्री गाय। ठीक है, कोरल मैंग्रोव कोस्टलाइन एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट का 5.2% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के आसपास में बसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार, डेसिडुअस, पतझड़, तीनों तरह के वन पाए जाते हैं। लास्ट में होता है आइलैंड तो आपको जानते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार का कुछ पोर्शन। फिर आता है रेड डेटा बुक को लॉन्च कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है, IUCN लॉन्च करता है। और कौन कौन से जीव जो हैं वो वल्नरेबल या इत्यादि श्रेणी में रखे गए हैं, इनके बारे में बता देता हूँ। इसके बारे में मैंने लेक्चर ले लिया है, लेकिन फिर भी आज कंप्लीट करा रहा हूँ। टाइगर जो है इंडेंजर्ड रखा गया है, यानी कि संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, वन हॉर्न राइनो, एक हॉर्न वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा वल्नरेबल में है। वल्नरेबल मतलब संवेदनशील या सुभेद जिसको बोलते हैं। ठीक है, गंगटिक डॉल्फिन, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन भी इंडेंजर्ड है। इरावदी डॉल्फिन भी वल्नरेबल है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये ज़्यादा संकटग्रस्त है। ड्यूगोंग वल्नरेबल है। ओलिव रिडले वल्नरेबल है, और इन दोनों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है 1972 के वन्यजीव अधिनियम के द्वारा। क्रोकोडाइल ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उसके बाद रेड पांडा आता है जो कि वल्नरेबल है, जिसे कैट बियर भी कहते हैं। कस्तूरी मृग आती है, इंडेंजर्ड है। नाम दफा उड़न गिलहरी आती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। हिम तेंदुआ आता है, इंडेंजर्ड है। संगाई ब्रो एंटिलर डियर आता है, इंडेंजर्ड है। मणिपुर का राष्ट्रीय पशु है ये। ठीक है, उसकी सींग कुछ इस तरह से होती है। ये फुंडी पर चलती है। फुंडीज जो पाए जाते हैं, आपको पता है फुंडीज जो होती हैं वो केबुल लामजाओ पार्क में तैरती हुई घासों को कहते हैं, तो उन्हीं पर ये चलती हैं। ऐसा लगता है जैसे संगाई ब्रो एंटिलेट डियर जो है उस पर नृत्य कर रहा है। फिर आता है कश्मीरी स्टैग या हंगुल, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो वहाँ का राजकीय पशु है। फिर इंडियन बाइसन आता है, वल्नरेबल है। लार्ज रॉक कैट आती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लायन टेल्ड मकाक आता है, इंडेंजर्ड है। पेंगोलिन आता है, इंडेंजर्ड है। ठीक है, फिर आता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, का नाम है कैलाश सांखला। इन्हीं के अगुवाई में 2005 में NTCA का गठन हुआ। आर्म स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, मेनलैंड सिस्टम फॉर मॉनिटर्ड सिस्टम फॉर टाइगर इन इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेट। इससे भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एम स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म शायद पूछा था। वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है 1972 में आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था, और बर्ड डाइवर्सिटी एक्ट जो आया था 2002 में। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको कोई भी चार्ट या समरी चाहिए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से वो चीज़ें लेकर के आऊँगा। बाकी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज थोड़ा समय कम है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं PET का तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन से फंस रहे हैं। धन्यवाद।